हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भूदेव ऐप की। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। मुख्यमंत्री धामी ने भूदेव ऐप डाउनलोड करने की अपील की और भूकंप आएगा तो मोबाइल फ़ोन में सायरन बजाएगा। तो जो ये न्यूज़ है, अमर उजाला के एंड बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया। अब हम बात करते हैं अपील क्या थी। मुख्यमंत्री धामी ने भूदेव ऐप को डाउनलोड करने की अपील की। भूकंप आएगा तो अलग अलग स्थान पर लगे सेंसर प्राइमरी तरंगों को डिटेक्ट करेंगे। यदि 5 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा तो इन सेंसरों के माध्यम से सीधे भूदेव ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन में सायरन बज उठेगा। भूदेव ऐप भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील। उत्तराखंड में भूकंप आने पर लोगों को 15 से 30 सेकंड पहले मोबाइल पर इसका अलर्ट मिलेगा। अगर आपको पता होगा तो उत्तराखंड में 4th एंड 5th जोन में आता है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र मतलब भूकंप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। USDMA उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT रुड़की ने इसके लिए भूदेव ऐप विकसित किया। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भूकंप का अलर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से ये ऐप विकसित किया गया और इसके लिए राज्य में अलग अलग स्थानों पर 169 सेंसर लगाए गए। भूकंप आने पर 2 तरह की तरंगें निकलती है, जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग कहते हैं। प्राइमरी तरंगें पहले निकलती है। जब भूकंप आएगा तो अलग अलग स्थानों पर लगे सेंसर प्राइमरी तरंगों को डिटेक्ट कर लेंगे। यदि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5 से ज़्यादा होगी तो भूदेव ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन में सायरन बज उठेगा। सेकेंडरी तरंगों के आने से 15 से 30 सेकंड पहले चेतावनी मिलने पर लोग सावधानी बरतते हुए स्वयं और अपने स्वजन की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और ये प्ले और ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे सेंसर और सायरन की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार वर्तमान में राज्य में 169 सेंसर और 112 सायरन लगे हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि व्यापक स्तर पर पूरे देश में अलर्ट मिल सके और इस क्रम में 500 अतिरिक्त सेंसर और 1000 सायरन लगाने की योजना भी है। अब हम बात करते हैं आखिर भूकंप होता क्या है। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। ये एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैल करके पृथ्वी को कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जा सकता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर, और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉल्ट दिख जाएगी। इसके अलावा भूकंपीय तरंगें इस तरीके से आती है सतह तक। एंड इसके अलावा ये रहा एपी सेंटर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये, और ये हो गया भूकंपीय तरंगें और साथ ही भूकंपीय केंद्र। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। अधिकांश भूकंप विवर्तनिक भूकंप होते हैं, जो कि भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने की वजह से उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी जन्य भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। जैसे कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके कारण भी भूकंप हमको देखने को मिलता है। ज्ञात भूकंप भूमिगत खानों की छतों के ढह जाने के कारण उत्पन्न होता है। इनमें बेहद हल्के झटके महसूस होते हैं। बड़े विस्फोटों से भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इन्हें विस्फोट भूकंप कहते हैं। और बड़े बांध वाले क्षेत्रों में भी बांध जनित भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मापन की। भूकंप की घटनाओं को या तो कंपन की तीव्रता या फिर तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। परिणाम पैमाने को रिएक्टर पैमाने के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्या 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है और तीव्रता के पैमाने का नाम इटली के भूकंप विज्ञानी मार्केली के नाम पर रखा गया है। तीव्रता का पैमाना घटना के कारण होने वाली दृश्य क्षति को ध्यान में रखते हैं। तीव्रता पैमाने की जो सीमा है वो 1 से 12 होती है। आखिर कितनी तबाही लाता है भूकंप, तो जो 0 से 1.9 है तो वो सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चल सकता है। 2 से 2.9 में हल्के झटके दिखने को मिलता है हमको। 3 से 3.9 में कोई ट्रक नज़दीक से गुजर जाए तो ऐसा असर हमको उस समय लगता है। 4 से 4.9 में जैसे खिड़कियाँ टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर जाती हैं। 5 से 5.9 में फर्नीचर हिल सकता है और मकानों में दरारें आ सकती हैं। 6 से 6.9 में कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 में इमारतें मकान गिर जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है। जैसे भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में आया था। 8 से 8.9 में
इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा होता है। 9 और उससे ज़्यादा में सबसे ज़्यादा तबाही होती है और कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। बड़ी सुनामी जैसी जापान में 2011 में 9.1 के भूकंप के बाद आई थी। अब हम बात करते हैं भूकंप तरंगों की। सबसे पहले पी तरंगे, ये तीव्र गति से चलकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, जो ध्वनि तरंगों जैसी हमको देखने को मिलती है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। अब हम बात करते हैं एस तरंगों की। तो ये धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती है तथा द्वितीयक तरंगे कहलाती है। ये केवल ठोस माध्यमों में ही चल सकती है और ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। तीसरी बात हम करते हैं धरातलीय तरंगे, यानी कि एल तरंग भी जिन्हें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय सेलों के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण ये उत्पन्न होती है और इसीलिए इनको धरातलीय तरंग भी कहते हैं। ये तरंग धरातल के साथ साथ चलती है और अत्यंत विनाशकारी होती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। भूकंप भूस्खलन को बढ़ावा दे सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन बड़ी तबाही को जन्म दे सकता है। इसके साथ ही इससे हिमस्खलन का भी खतरा पैदा होता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्लेट्स होती हैं जो आपस में टकराती हैं, तो फिर इसके ऊपर जैसे अगर कोई पहाड़ या फिर कोई ऐसे ढलान वाली क्षेत्र है, अगर यहाँ पे ये प्लेट्स टकराएंगी तो भूकंप आएगा और भूकंप के होने से जो यहाँ की जो मिट्टी वगैरह हो गए या फिर पत्थर हो गए तो सारे नीचे की तरफ को दरकने लगते हैं। तो इससे हिमस्खलन या फिर भूस्खलन जैसी समस्या भी हमको देखने को मिलती है। भूकंप के कारण बड़े बांध टूट सकते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुनामी जैसी त्रासदियों के लिए भी भूकंपों को ही उत्तरदायी कारक माना जाता है। भारत, जापान, श्रीलंका जैसे कई देशों में भूकंपों से उत्पन्न सुनामी का विनाशकारी प्रभाव देखा भी जा चुका है। भूकंप आधारित ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये इमारत, आवासीय क्षेत्र और सड़कों, रेल की पटरियों, पुलों आदि को बर्बाद भी कर सकता है। हालिया तुर्की के भूकंप के साथ ही हम नेपाल, जापान और भारत के कई हिस्सों में आए भूकंपों में से देख सकते हैं। यहाँ पर आप में भारत की स्थिति में देख सकते हैं कि किस किस जोन में कैसा कैसे टाइप का भूकंप आता है। जैसे भारत है वो 4 जोन क्षेत्र में बटा हुआ है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। तो जो जोन 2 है उसमें आते हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्र सबसे कम खतरे वाले, और भारत के बचे हिस्से इस जोन में आते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जोन 2, यानी कि जो ये वाइट वाला ये दक्षिणी भाग, और ये बाकी का जो बचा हिस्सा है जिसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ कर्नाटक का कुछ हिस्सा भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर जोन 3 की बात करें तो उसमें मध्य भारत आता है और भारत का 30% हिस्सा इस जोन में आता है। यानी कि यहाँ पर आपको ही थोड़ा सा पीच कलर में एक दिख रहा होगा, जैसे हल्का राजस्थान का कुछ भाग हो गया, गुजरात का जो कच्छ वाला भाग, काठियावाड़ वाला भाग हो गया, और इसके अलावा थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भाग भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस जोन में। इसके अलावा अगर जोन 4 की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत का तराई क्षेत्र, भारत का 18% हिस्सा इस जोन में आता है। जैसे कि दिल्ली तो हो ही गया, साथ ही साथ जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा जोन 5 में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में होता है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कच्छ सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाके होते हैं। इसमें 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप के आने की आशंका रहती है, और भारत का करीब 11% हिस्सा 5वें जोन में ही आता है। जैसे उत्तराखंड में भी कुछ हिस्सा, साथ ही साथ जैसे हिमाचल का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में क्या स्थिति रहती है। उत्तराखंड में भूकंपीय गतिविधि बहुत ज़्यादा होती है तथा ज़्यादातर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के 4 और 5 के अंतर्गत आते हैं। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 5 mm प्रति वर्ष की दर से बढ़ती रहती है, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तिब्बती प्लेट के नीचे मुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में कैसे कैसे करके जोन बटे हुए हैं। इसमें जोन 4 और जोन 5 आता है। तो जो जोन 4 वाला हिस्सा है तो उसमें आप येलो कलर वाला देख रहे होंगे, जैसे कि उत्तरकाशी का कुछ भाग आ गया, टिहरी का कुछ भाग आ गया, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा का आधा हिस्सा, नैनीताल और चंपावत का और उधम सिंह नगर जोन 4 में आते हैं। जबकि जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा का कुछ हिस्सा, पिथौरागढ़ और चंपावत का, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, इतना सा हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आखिर इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का प्रयोग करें ताकि हल्के झटकों में घर सुरक्षित रहे, और घर के अंदर होने की दशा में भूकंप आने पर किसी मजबूत मेज या फिर बेड के नीचे शरण लें तथा साथ में आपातकालीन किट को भी रखें।
खुले क्षेत्रों में रहने पर पेड़ों, खंभों, पुलों, इमारतों आदि से दूर रहें और चलते वाहन में होने पर वाहनों को रोककर उसमें अंदर बैठे रहें तथा उसे पेड़ों, इमारतों, तारों आदि से दूर रखें। आपातकालीन नंबरों को याद रखें तथा ज़रूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क भी करें। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे भूदेव ऐप कितना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या यूज हो सकता है, और साथ ही साथ भूकंप क्या है और इससे कैसे बचाव किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।